नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र पर परिचर्चा करेंगे। उनके कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र और संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के बारे में देखेंगे। इसके जो पहले आचार्य हैं वो कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि जो है ये भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका जो समय माना है वो क्या माना है? द्वितीय सदी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया यानी वर्णन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद भी कहा है। क्या कहा है? पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36। तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5000 इसमें श्लोक हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वंचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार। अलंकार कौन कौन से हैं? यमक है, उपमा है, रूपक है और दीपक की वर्णन किया है। इनका मीमांसा या वर्णन किया है। 10 गुण है नाट्य शास्त्र में, 4 दोष हैं, 10 दोष हैं, 10 ही गुण हैं और 4 अलंकार का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं भामा। भरत मुनि के बाद आ जाते हैं भामा। भामा जो है इन्होंने आचार्य बलदेव ने इनको किस सदी का माना है? इन्हें 6ठ सदी का पूर्वार्ध निश्चित किया है। कितनी सदी का? 6 सदी का। भामा जो है वो कहाँ के निवासी थे? ये कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के थे? कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? रक्लिल गोमी। क्या था? रक्लिल गोमी था। भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र और संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया? नाट्य शास्त्र को। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है, जो 6 भागों में विभक्त किया गया है। काव्य अलंकार में किस तरह के भाग हैं उनको आगे देखते हैं। जो भामा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है काव्य अलंकार, किस तरह से 6 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। पहला है प्रथम भाग जो है, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण। दूसरा है कि द्वितीय और तृतीय में इन्होंने क्या लिखा है? अलंकार निरूपण। और चौथे में क्या लिखा है? 10 दोष का निरूपण। 5वें में क्या लिखा है? न्याय विरोधी दोष निरूपण। और 6ठे भाग में इन्होंने क्या लिखा है? शब्द शुद्धि निरूपण। ये जो है भामा के काव्य अलंकार ग्रंथ के 6 भागों में इस तरह से इन्होंने विभाजित किया है। भामा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं देखते हैं। इनका पहला सिद्धांत है कि शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य हो। क्या हो? शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये इनका वाक्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना जरूरी है, ये इसका अर्थ है। दूसरा है कि भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद का इन्होंने वर्णन किया है।
भरत मुनि ने 10 गुण नाट्य शास्त्र में वर्णित किए थे। इन्होंने 10 गुणों को हटाकर 3 गुणों को वर्णन किया। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। उसके बाद भामा ने क्या किया? वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना। क्या माना? वक्रोक्ति को, वक्रोक्ति अलंकार जो होता है उसको सभी अलंकारों का प्राण माना है। उसके बाद 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी किया। रीति को न मानकर इन्होंने, भामा ने रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया। किसका किया? काव्य गुणों का विवेचन किया, जबकि इन्होंने रीति को नहीं माना है। वक्रोक्ति को इन्होंने सभी अलंकारों का प्राण माना है। इनका जो काव्य है, वाक्य, वो क्या है? भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण बताए। उसके बाद 10 गुणों का उन्होंने वर्णन किया नाट्य शास्त्र में। भामा ने 10 गुणों को हटाकर 3 गुणों का काव्य अलंकार में, ग्रंथ में 3 गुण शामिल किए। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगले देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं दंडी। दंडी आते हैं। दंडी जो है ये आचार्य दंडी का समय क्या है? आचार्य दंडी का जो समय है 7वीं शताब्दी, यानी 7वीं सदी। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दंडी जो थे ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी जो थे पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। कहाँ के थे? पल्लव नरेश विष्णु सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे। इनका जो ग्रंथ है काव्य दर्श नामक महिष ग्रंथ की रचना की। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? काव्य दर्श। काव्य दर्श में इन्होंने 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 650 श्लोक लिखे इन्होंने। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी गौड़ी रीत के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया और गुणों को स्थापित किया। इन्होंने काव्य को कितने परिच्छेदों में बांटा है? 4 में। काव्य दर्श जो इनका ग्रंथ है इन्होंने कितने भागों में वर्णित किया है? 4 भागों में वर्णित किया है। पहले भाग में इन्होंने क्या लिखा कि काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन। द्वितीय में इन्होंने लिखा अर्थालंकार निरूपण। तृतीय में इन्होंने शब्दालंकार निरूपण, विशेषता यमक का भी उल्लेख किया। चतुर्थ भाग में 10 विधि काव्य दोषों का भी विवेचन किया। और आचार्य बलदेव दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। किसका मानते हैं? आचार्य बलदेव दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं वामन। वामन जो कवि हैं इनका समय क्या माना है? इनका जो समय माना है वो 8वीं शताब्दी माना है। 8वीं शताब्दी। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। किसके हैं ये? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये 8वीं सदी के हैं वामन। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? कश्मीर के। नरेश जयापिंड के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? कश्मीर के जो राजा थे नरेश जयापिंड के मंत्री के रूप में वहाँ रहते थे। आचार्य वामन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र इन्होंने ग्रंथ लिखा तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर प्रवृत्ति भी लिखी। उसके बाद काव्य सूत्र में कितनी सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी रखी इन्होंने? 319 संख्या रखी। ग्रंथ 5 हैं और परिच्छेदों में कितने ग्रंथों में इन्होंने उल्लेख किया या वर्णित किया? 5 ग्रंथों में वर्णित किया। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं उद्भट। उद्भट जो है वो किस शताब्दी के माने जाते हैं? ये भी 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। उद्भट 8वीं शताब्दी के समय के उत्तराधार माना जाता है।
आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयपिंड सभा का पंडित माना है। कहाँ का माना है? कश्मीर के जो राजा थे जयपिंड का सभा पंडित माना है। बामन जयपिंड नरेश के यहाँ मंत्री थे और उद्भट वहाँ के पंडित सभा के पंडित थे। उसके बाद उद्भट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इन्होंने ग्रंथ लिखा काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह इन्होंने ग्रंथ लिखा। उसमें इन्होंने अलंकारों का आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया, वर्णित किया। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत कौन कौन से हैं? अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। क्या है कि अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। श्लेष को सभी अलंकारों के श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो शब्द कौन कौन से? शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना, दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। अर्थ के आधार पर दो भेदों की कल्पना, विचारित सुसाध्याय और अविचारित रमणी। काव्य गुणों को संगठन का धर्म माना। किसका माना? काव्य गुणों का संगठन का इन्होंने धर्म माना। आगे देखते हैं उद्भट किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के। किसके यहाँ रहते थे? राजा जयपिंड सभा के पंडित मानते थे। कौन मानते थे? आचार्य बलदेव उपाध्याय इनको मानते थे। इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सार ग्रंथ है। काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं रुद्रट। रुद्रट जो है ये कहाँ के निवासी थे? ये कश्मीर के भी निवासी थे ये भी। और इनका समय कितना है? 9वीं शताब्दी का माना जाता है। रुद्रट की रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। इस ग्रंथ में 16 अध्याय और कुल 734 श्लोक हैं। कितने हैं? कुल 734 श्लोक हैं। रुद्रट कहाँ के निवासी से? कश्मीर के। इनका समय 9वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार में अध्याय कितने हैं? 16। कुल अलंकार 734। और रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? वैज्ञानिक ढंग से कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? वास्तव, अपद्य, अपम्य, अतिशय और श्लेष। तो रुद्रट कहाँ के निवासी थे? एक बार फिर रिपीट करते हैं कि रुद्रट जो थे कश्मीर के निवासी थे। इनका समय जो था वो क्या था? इनका जो समय था वो था 9वीं शताब्दी। रुद्रट की रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार में ग्रंथ कितने हैं? 16। इस ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? तो 16 अध्याय हैं। श्लोक कुल कितने हैं? 734। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में किसने बांटा? रुद्रट ने। वो 4 अलंकार कौन से हैं? वास्तव, अपम्य, अतिशय और श्लेष। उसके बाद आते हैं आनंद बर्धन। आनंद बर्धन कहाँ के निवासी थे? आनंद बर्धन भी कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। कहाँ के थे? कश्मीर के जो राजा थे उनकी सभा के राजा अवंती वर्मा, उनका नाम था राजा अवंती वर्मा, उन्हीं की सभा के पंडित थे। इनका समय क्या है? इनका जो समय है वो है 9वीं शताब्दी। कितना? 9वीं शताब्दी माना जाता है। आनंद बर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका किया? ध्वनि संप्रदाय का। आनंद बर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 उद्योग जो मूलतः कार्यों सूत्र की व्याख्या है। आनंद बर्धन कहाँ के निवासी थे, यानी कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के यहाँ, उन्हीं के सभा के पंडित थे। इनका समय क्या था? 9वीं शताब्दी। इन्होंने
किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ध्वनि संप्रदाय का। इन्होंने आनंदवर्धन ने किस ग्रंथ की रचना की? ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो है, अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। इनका समय क्या है? 10वीं सदी। क्या समय है इनका? 10वीं सदी। अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था? नरसिंह गुप्त था। क्या था? नरसिंह गुप्त था। ये चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम क्या था? बिमलका था। क्या था? बिमलका। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्ट तौत को गुरु मानकर किया। किसको इन्होंने गुरु माना? नरसिंह गुप्त को माना, भट्ट इंदुराज को माना और भट्ट तौत को भी माना। इन्होंने 3 गुरु को माना। इनकी जो रचनाएं, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके टीकाएं लिखी हैं, कौन सी हैं? मूल ग्रंथ जो है वो क्या है? नाट्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। और अभिनव गुप्त ने टीका नाट्य शास्त्र के अनुवाद किस, यानी टीका या अनुवाद किस में किया? अभिनव भारती में। किस में? नाट्य शास्त्र का अनुवाद अभिनव भारती में किया। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। अभिनव गुप्त ने टीका किस नाम से लिखी? लोचन। किस नाम से? लोचन नाम से। काव्य कौतुंब भट्ट तौत की रचना है। और आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से इनका अनुवाद किया, टीका लिखी। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रतन तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्वकोश माना जाता है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि अभिनव गुप्त कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। इनका समय 10वीं शताब्दी। इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। ये चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम क्या था? बिमलका था। इन्होंने किनको गुरु माना था? नरसिंह गुप्त को माना, भट्ट इंदुराज को माना और भट्ट तौत को गुरु माना। इन्होंने व्याकरण शास्त्र और ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद नाट्य शास्त्र की इन्होंने टीका लिखी। टीका किस नाम से लिखी? अभिनव भारती के नाम से नाट्य शास्त्र की। उसके बाद ध्वन्यालोक की इन्होंने टीका किस नाम से लिखी? लोचन नाम से। काव्य कौतुक जो थी उसको किस नाम से लिखा? काव्य कौतुक विवरण नाम से लिखा। अभिनव गुप्त जो थे तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। इस ग्रंथ को क्या मानते हैं? विश्वकोश माना जाता है। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक जो है वो कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है कुंतक को? वक्रोक्ति का। कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। किस सदी के हैं? 10वीं सदी के हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि कुंतक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, यानी रचना कौन सी है? वक्रोक्ति जीवित। कौन सी है? वक्रोक्ति जीवित। इन्होंने 4 उन्मेषों में विभक्त किया। उसके बाद आते हैं धनंजय। कौन है? धनंजय। धनंजय जो है ये धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। धनंजय का समय और कुंतक का समय 10वीं शताब्दी है। उसके बाद धनंजय जो थे वो किसके विरोधी थे? ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। किसके विरोधी थे? ध्वनि विरोधी आचार्य थे। तथा इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? धनंजय ने। 10 रूपक नामक रचना किसने की? धनंजय ने।
धनंजय ने 10 रूपक में 4 प्रकार तथा लगभग 300 करिकाएं हैं। कौन सी कितनी हैं? 300 करिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। धनंजय के भ्राता यानी भाई जो थे, उन्होंने 10 रूपक की जो रचना थी उसका अनुवाद या टीका उन्होंने किस नाम से लिखी? अवलोक नाम से लिखी। उसके बाद आते हैं महिम भट्ट। धनंजय को एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि धनंजय थे ये कहाँ रहते थे? ये धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय क्या था? 10वीं शताब्दी। ये किसके विरोधी थे? ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इनका ग्रंथ कौन सा है? 10 रूपक। 10 रूपक का जो अनुवाद या टीका किसने लिखा? इनके भाई धनिक ने अवलोक नाम से लिखा। उसके बाद है महिम भट्ट। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। इनके पिता का नाम क्या था? श्रीधैर्य था। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य था। गुरु का नाम श्यामल था। क्या था? श्यामल। महिम भट्ट का समय क्या है? 11वीं शताब्दी। ये मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक पौड़ ग्रंथ की रचना की। महिम भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों अध्यायों में इन्होंने विभाजित किया। एक बार महिम भट्ट के बारे में फिर से रिवीजन करते हैं कि महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य था। गुरु का नाम श्यामल था। इनका समय 11वीं शताब्दी। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? व्यक्ति विवेक की रचना की। व्यक्ति विवेक को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आते हैं भोजराज। भोजराज जो है ये धारा प्रदेश के राजा थे। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। भोजराज किस समय के थे? 11वीं शताब्दी के। कहाँ के थे? धारा प्रदेश के राजा थे। ये कौन से ग्रंथ की रचना की? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश 2 नामक ग्रंथ लिखे। उसके बाद आते हैं मम्मट। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कायट था। मम्मट का समय क्या था? 11वीं शताब्दी। मम्मट कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। इनके पिता का नाम कायट था। कितनी सदी के थे? 11वीं सदी के। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें 10 उल्लास हैं। कितने उल्लास हैं? 10। मम्मट कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। पिता का नाम कायट। समय 11वीं शताब्दी। ग्रंथ काव्य प्रकाश। उसके बाद आते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 11वीं सदी। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है क्षेमेंद्र को? औचित्य संप्रदाय का। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त थे। कौन थे? अभिनव गुप्त। आगे देखते हैं क्षेमेंद्र की रचनाएं। क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, समृत तिलक और 10वां तार चरित। ये क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। उसके बाद आते हैं रूपक के। रूपक के जो थे वो कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। रूपक के पिता का नाम क्या था? राजा जनक तिलक था। राजा जनक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक
नाम से टीका लिखी थी। किस नाम से? उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी थी। रूपक्य का समय क्या है? 12वीं शताब्दी। महाकवि प्रख्यात के कंठावरण के गुरु थे ये। रूपक्य ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ? अलंकार सर्वस्व। रूपक्य निवासी कहाँ के थे? कश्मीर के। पिता का नाम राजा जनक। राजा जनक ने उदयभट्ट के ग्रंथ पर कौन सी टीका लिखी? उद्भट विवेक। रूपक्य किस समय के थे? 12वीं शताब्दी के। इनके ग्रंथ का नाम अलंकार सर्वस्व था। उसके बाद आते हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय क्या है? 12वीं शताब्दी। ये कश्मीर के निवासी त्रिश्वर के मित्र के पुत्र थे, यानी ये कश्मीर के निवासी थे। शोभाकार समय क्या है? 12वीं शताब्दी। शोभाकार ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। आगे देखते हैं। और ये जो है काव्य शास्त्र आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेट जारफ के लिए तो अनिवार्य है, एलटी ग्रेड के लिए अनिवार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अनिवार्य है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी अनिवार्य है। ऐसा कोई साहित्य अगर आता है और काव्य शास्त्र ना आता हो एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए ये अनिवार्य है। आगे उसके बाद आते हैं शारदा तनया। शारदा तनया का समय क्या है? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी के ये निवासी कहाँ के थे? कश्मीर के। शारदा तनया ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? भाव प्रकाशन। इसमें 10 अधिकतर अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10। शारदा तनया 13वीं शताब्दी के निवासी, कश्मीर के, ग्रंथ भाव प्रकाशन। उसके बाद आते हैं जयदेव। जयदेव जो है ये कहाँ के निवासी हैं? मिथिला के निवासी हैं। कहाँ के हैं? मिथिला के निवासी हैं। इनका समय क्या है? 13वीं शती। इनका समय जो है 13वीं शती है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मई को तथा 35 अनुष्टुपों श्लोक में की। जयदेव का ग्रंथ कौन सा है? अलंकार शास्त्र चंद्रालोक। कौन सा है? चंद्रालोक। जयदेव कहाँ के निवासी थे? मिथिला के। समय 13वीं शताब्दी। ग्रंथ चंद्रालोक। आगे देखते हैं। ये सभी कोई नहीं पढ़ाता, मैंने इसलिए करवाए हैं कि ताकि आपके एग्जाम में अगर भी किसी भी तरह से पैटर्न चेंज होता है एग्जाम का और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रहे कि हाँ ये पढ़ा है। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ का समय। विश्वनाथ का समय जो है वो कितना है? 14वीं सदी का। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेद में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद है विद्याधर। विद्याधर जो है काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। किस नामक ग्रंथ की? एकावली। इनका समय क्या है? 14वीं शती। उसके बाद आ जाते हैं विद्यानाथ। विद्यानाथ जो है ये दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय क्या था? 14वीं शती था। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? प्रताप रुद्र यशोभूषण। क्या है? प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? विद्यानाथ ने। और 9 प्रकरणों में। विद्यानाथ किस सदी के थे? 14वीं सदी के थे। ग्रंथ इनका प्रताप रुद्र यशोभूषण। उसके बाद आते हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शती का अंतिम चरण माना जाता है अप्पय दीक्षित का। अप्पय दीक्षित जो है वार्तिक, चित्रमीमांसा
कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। अप्पय दीक्षित जो हैं कहाँ के हैं निवासी? दक्षिण भारत के शैव दार्शनिक थे ये, 16वीं सदी के थे, अंतिम चरण माना जाता है। इनके ग्रंथ हैं व्रत वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलय नंद, इनके ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं। अप्पय दीक्षित हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जो है जत्या आंध्र ब्राह्मण थे। क्या थे? जत्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा पेद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय जो है वो क्या है? 17वीं सदी, प्रथम चरण माना जाता है इनका। और इनकी जो ग्रंथ है वो क्या है, यानी रचना जो है वो क्या है? रस गंगाधर। क्या है? रस गंगाधर इनकी रचना है। तो ये था आज का टॉपिक। काव्य शास्त्र में हमने जितने भी आचार्य थे उन सभी को देख लिया है। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।